नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। रात के 8 बज चुके हैं। वक्त हो गया है आपके खास शो सबसे बड़ा मुद्दा सबसे बड़ी बहस। और आज की बड़ी बहस होगी 2027 का घमासान किसने बीजेपी की संभाली कमान। आज बड़ी बहस में उसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे जो उसने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। यूपी बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, नाम कब आएगा और जातीय समीकरण किस ओर जा रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर लंबे समय से चल रहा इंतजार अब खत्म होने वाला है और 14 दिसंबर को नए प्रदेश अध्यक्ष का आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और संगठन चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बताया है कि 13 दिसंबर को लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी और 14 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि 2027 विधानसभा चुनावों से पहले संगठन नई रणनीति और नेतृत्व तय करना चाहता है। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद की रेस में ओबीसी और ब्राह्मण समुदाय के कई दिग्गज नेता शामिल हैं। ओबीसी वर्ग से केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल लोधी और केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा के नाम इस वक्त चर्चा में हैं। वहीं ब्राह्मण समाज से पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी और यूपी बीजेपी महामंत्री गोविंद शुक्ला संभावित उम्मीदवारों में एक माने जा रहे हैं। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि जातीय संतुलन और क्षेत्रीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो आगामी चुनावों में बीजेपी के लिए ताकत बन पाएगा। दिल्ली में संघ और बीजेपी नेतृत्व की मैराथन बैठक 13 दिसंबर को, नामांकन 16 दिसंबर से पहले नए अध्यक्ष का ऐलान तय हो गया है। सूत्र साफ कह रहे हैं कि इस बार कमान किसी ओबीसी नेता को सौंपने की तैयारी है और यही सवाल आज की बहस का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या यूपी बीजेपी ओबीसी कार्ड खेलने जा रही है या फिर कोई सरप्राइज चेहरा सामने आएगा। यूपी बीजेपी संगठन चुनाव अक्टूबर 2024 में शुरू हुआ था। 14 महीने लंबी प्रक्रिया में 84 जिलाध्यक्ष और 1600 से अधिक मंडल अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। 350 प्रांतीय परिषद सदस्यों की घोषणा के बाद अब बस नया प्रदेश अध्यक्ष बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या इस बार यूपी बीजेपी अध्यक्ष पद पर ओबीसी नेता का चयन तय माना जा सकता है या क्या पार्टी आगामी चुनावों को देखते हुए जाति समीकरण बदल रही है या फिर मौजूदा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली दौरा क्या संकेत देता है। रेस में कई नाम है, क्या ये अंदरूनी संतुलन या खींचतान है। आज उन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आपको सुनवाते हैं। हम लोगों ने साधारण संस्था, सक्रिय संस्था, स्थानीय समिति, मंडल, जिले के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए प्रदेश अध्यक्ष में प्रक्रिया आगे बढ़ानी है। कल प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का और परसों उस प्रक्रिया का विधिवत समारोह माननीय पीयूष गोयल जी हमारे भारत सरकार के मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के चुनाव अधिकारी हैं, उनके आगमन के समय घोषणा होगी और प्रक्रिया का पूरी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों को लगभग 14-15 करोड़ सदस्य हैं देश में, 2.5-3 करोड़ सदस्य उत्तर प्रदेश में हैं। तो लोकतंत्र में हमारी पार्टी कोई किसी विरासत को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है, सबको अधिकार है और सब प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं। तो कुछ सवाल भी हैं यहाँ पर जो आज की इस चर्चा के दौरान हम मेहमानों के सामने रखेंगे। वो सवाल हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि क्या प्रदेश अध्यक्ष की रेस कौन बीजेपी का होगा नया फेस। 2027 का घमासान किसे मिलेगी बीजेपी की कमान। यूपी में बीजेपी का नया बॉस आखिर होगा कौन। धर्मपाल पंकज चौधरी किसे मिलेगी यूपी की जिम्मेदारी। रेस में कौन आगे कौन पीछे। तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस कौन होगा बीजेपी का नया फेस। 2027 का घमासान किसे मिलेगी बीजेपी की कमान। यूपी में बीजेपी का नया बॉस आखिर होगा कौन, यह बड़ा सवाल है। तमाम सवालों के जवाब जानेंगे हमारे आज की इस चर्चा में हमारे खास मेहमानों के साथ। रेस में कौन आगे, किन किन नाम पर चर्चा।
तो प्रदेश अध्यक्ष की रेस कौन संभालेगा बीजेपी की कमान, ये बड़ा सवाल है। क्या इस बार जातीय समीकरण देखा जा रहा है? ओबीसी वाला कार्ड खेलने जा रही है बीजेपी, चूंकि 26 में पंचायत चुनाव है, 27 में विधानसभा चुनाव। चर्चा की शुरुआत करते हैं, मेहमानों से एक करके आपका परिचय करवा देते हैं। अतुल गहलोत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। अतुल जी बहुत स्वागत है आपका। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं। आशीष जी बहुत स्वागत आपका। राजेंद्र सागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। राजेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अविनाश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अविनाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे सहयोगी केएन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेहमानों का रुख करूं उससे पहले एक सवाल यहां पर मैं अपने सहयोगी से लेना चाहूंगी, क्योंकि वो लगातार इस पूरे विषय को लेकर ग्राउंड पर हैं और किस तरह की हलचल जो इस वक्त मच रही है प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर, वो बखूबी इन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। केएन पांडे आपसे मैं जानना चाहूंगी, पिछले इतने दिनों में प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जो हलचल मची है वो किस तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि दो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। क्या इन दो नामों को लेकर आगे की जो रणनीति है वो बनाई जा सकती है? क्योंकि हमने अक्सर बीजेपी का ये रिकॉर्ड देखा है कि जिन नामों की ज्यादा चर्चा होती है वो उसी नाम को दरकिनार कर देते हैं। जी बिल्कुल सही कहा पूर्वा, सही बात रही है। ये भाजपा का एक तरीके से देखा जाए तो अभी तक इतिहास रहा है कि जो नाम बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में होते हैं वो हमेशा किनारे हो जाते हैं। हालांकि जो चुनाव होने वाला है उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज कई दौर की जो है बैठकें हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो है BL संतोष जी थे और प्रदेश के संगठन महामंत्री धर्मपाल जी थे और दोनों डिप्टी CM थे और तमाम और भी पदाधिकारी मौजूद थे। तो ये निर्णय लिया गया कि कल जो है 1 से 3 के बीच में जो होगा वो एक तरीके से नामांकन होगा और 14 तारीख को पीयूष गोयल जी आएंगे। एक तरीके से वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे और कमान देंगे। एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा जो है पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपने प्रदेश अध्यक्ष का चयन करेगी। इसके लिए पूरी तरीके से चुनाव की प्रक्रिया आप की जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो नामांकन की प्रक्रिया है वो कल जो है 1 से लेकर 3 बजे तक की होगी। उसके बाद 14 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा नाम चर्चित अभी तक चल रहा है वो BL वर्मा जी का चल रहा है और पंकज चौधरी जी का चल रहा है। तो दोनों लोग अभी माना जा रहा है कि दोनों ही कैबिनेट एक तरीके से मोदी सरकार में मंत्री भी हैं और काफ़ी अनुभवी लोग माने जाते हैं। और इसमें जो BL वर्मा जी हैं उनका साफ तौर पर माना जाता है कि वो अमित शाह के काफ़ी करीबी हैं और संगठनात्मक रूप से वो काफ़ी सक्रिय रहे हैं और एक तरीके से सरकार में भी शासन प्रशासन का उनका काफ़ी अनुभव रहा है। तो कुल मिलाकर के दोनों ये नाम चर्चित हैं। और 27 का विधानसभा चुनाव को लेकर के और जो 26 में यहाँ पे पंचायत राज का चुनाव होना है, तो दोनों चुनाव के मद्देनजर जो है माना जा रहा है कि जो सपा का PDA है उसी के अनुरूप ये जो है एक कार्ड के रूप में जो है कोई ऐसा प्रत्याशी लेकर के या प्रदेश लेकर के आएगी, जिससे जो है इस पे यही सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में है कि क्या अब जो नाम की घोषणा होगी वो समाजवादी पार्टी के PDA के नैरेटिव के कार्ड को लेकर आगे बढ़ेगी? क्योंकि दो नाम इस वक्त यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा में है, एक BL वर्मा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, दूसरा नाम है धर्मपाल सिंह। ये नाम है, इसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं जो चर्चाओं में हैं, लेकिन जो दो नाम है इस वक्त सबसे ज्यादा जिन पर फोकस किया जा रहा है वो ये दो नाम है। अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। अविनाश जी आपसे समझूंगी, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस पूरे विषय को लेकर? दो नाम जिनकी चर्चा हो रही है, क्या इन दो नाम में से किसी पर मुहर लग सकती है या फिर हम किसी तीसरे नाम की भी उम्मीद यहां पर कर सकते हैं? देखिए अपूर्वा जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, जितना मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जानता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक कब कौन सा चौंकाने वाला नाम आ जाए, चाहे किसी भी प्रदेश अध्यक्ष की बात हो, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे वो उड़ीसा की बात हो, तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को, जो आम सा दिखने वाला कार्यकर्ता होता है, उसको मुख्यमंत्री बना सकती है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना सा ही है आपको और आपके दर्शकों को कि भारतीय जनता पार्टी एक जमीन से जुड़ी हुई एक पार्टी है, जो संसद में 2 सीटों से लेकर और 300 प्लस सीटों तक वो जो अगर पहुंची है, तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वहां पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे सकते हैं, पहली बात।
दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा अपूर्वा जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता की भी सुनवाई की जाती है, एक आम कार्यकर्ता को भी सत्ता का शीर्ष पद दिया जा सकता है, इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। चाहे वो मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो, चाहे राजस्थान के भजन लाल शर्मा जी हो, चाहे उड़ीसा में आपके मोहन चरण मांझी जी हो। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता और जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, तो उस पार्टी में कुछ भी कहना मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा जल्दबाजी होगी कि प्रदेश की कमान किसको मिलेगी, वो चौधरी जी को मिलेगी या किसी ठीक और है। को मिलेगी। ये तो जब पीयूष जी जब आएंगे तो ही पिक्चर क्लियर हो पाएगी कि ठीक है, पार्टी वो की तो कमान पीयूष गोयल नाम की घोषणा करेंगे, पिक्चर तो तभी क्लियर होगी। लेकिन संभावनाओं पर अगर हम चल रहे हैं, जो प्रिडिक्शन इस वक्त हम यहाँ पर करते हुए चल रहे हैं, जो बड़े नाम इसमें शामिल हैं, देखिए वो ज्यादातर पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से है, और इसमें एक ब्राह्मण नेता पर भी दाव लगाया जा सकता है। अतुल गहलोत जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? क्योंकि सबसे ज्यादा तो ये भी देखा जा रहा है ना कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष की जो चुनाव है वो इस हिसाब से बीजेपी करने की कोशिश कर रही है कि वो पीडीए वाला जो नैरेटिव है, पीडीए वाला जो एक काट है, उसके तौर पर हम यहां लेकर आए। फिर से चौंकाएगी बीजेपी, या जिन नामों को लेकर चर्चा हो रही है उनमें से किसी पर हम उम्मीद जता सकते हैं? अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। करीबन 15 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता क्षमतावान है, अनुभवी है। और मैं समझता हूं अपूर्वा जी, जो आप नाम चला रहे हो, ऐसा नहीं है कि इन्हीं नामों में से आएगा। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कल प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है कि ये नहीं कि यही नाम चल रहे तो इसमें से ही आएगा। पार्टी के सभी कार्यकर्ता मेहनती हैं और किस कार्यकर्ता का पार्टी शीर्ष नेतृत्व संज्ञान में लेती है, उसके कार्य को, उसके अनुरूप, उसके अनुभवों को देखते हुए सब चीज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी में की जाती है। और अपूर्वा जी, कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष का नामांकन है और परसों विधिवत प्रकार से उसकी घोषणा पीयूष गोयल जी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि जो नाम चल रहे हैं इनमें से प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, कोई भी नया कार्यकर्ता भी हो सकता है। जो आप नाम चला रहे हो उससे इतर जाके भी और भी कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, क्योंकि सभी अनुभवीशील कार्यकर्ता हैं और मेहनती कार्यकर्ता हैं। पार्टी किसी को भी मौका दे सकती है। चलिए ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि 80 सांसदों वाला ये प्रदेश है। और ऐसे में अगर आपके पीडीए के काट को लेकर अगर यहां पर कोई प्रदेश अध्यक्ष बन जाता है तो फिर वो चुनौती होगी समाजवादी पार्टी के लिए, या आपका जो एक रोड मैप है वो बदल जाएगा इसके बाद? देखिए, पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, ये उनको फैसला करना है। जिसको भी बनाना चाहे बनाएं, उससे हमारा सीधे तौर पे कोई असर उसका कोई किसी भी तरीके से नहीं पड़ता है। बहुत लंबा समय भारतीय जनता पार्टी इस पे मंथन करती रही है कि किसको बनाना है। किसी कारणों की वजह से वो लोग फैसला जल्दी नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग ये जानते हैं एक आम आदमी के तौर पे कि बनाए चाहे किसी को भी, होना वही है उत्तर प्रदेश में जो बाबा चाहेंगे, ये हम सबको पता है। तो किसी को भी बना दे, फर्क क्या पड़ता है, होगा वही जो बाबा चाहेंगे। ये चीज सबको पता है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री भी हैं, वो भी बेचारे कुछ नहीं कर पाते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष बना के आप क्या बदल लेंगे, हमको नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आपकी पार्टी है, आप बनाना चाहते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप बनाइए, जो भी चीजें आप करना चाहते हैं उसमें करिए, कोई बात नहीं। और जहां तक रहा बात कि किसी से कोई नैरेटिव बदलेगा, नहीं, सबकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, सबकी अपनी एक कार्यशैली है, सबके अपने किए हुए कार्य हैं जो दिखाई देते हैं, और कुछ है जो दिखाई नहीं देते हैं, वो केवल सोशल मीडिया पे और मीडिया चैनलों पे चर्चा में रहते हैं। कार्य ऐसे भी कार्य हैं, बहुत से उद्घाटन हैं जो हुए हैं, और फिर उसके बाद सब चीजें जो है धरातल पे गायब हो जाती हैं। तो अंततः चुनाव जो होता है वो धरातल पे हुई चीजों
से प्रभावित होता है। किसी एक व्यक्ति और खास तौर पे अभी इस तरीके से किसी को बनाने से या न बनाने से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि उसका महत्व होता है और उसका कोई सीधा असर आप चुनाव पे देखेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, राजेंद्र सागर जी, क्या आपका भी यही मानना है? क्योंकि कांग्रेस के लिए तो अभी चुनौती बहुत बड़ी है उत्तर प्रदेश में, अभी खुद को जमाना है, कांग्रेस को जमाना है उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में अगर बीजेपी के एक नए प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ पर हम चेहरा देखते हैं जो शायद और ज्यादा भारी पड़ जाए। देखिए अपूर्वा जी, कांग्रेस ने पूरा संगठन सृजन उत्तर प्रदेश में किया है और जो है 80 की 80 लोकसभा और 423 विधानसभाओं में पूरा संगठन तैयार किया गया है। और रह गई बीजेपी की बात, तो बीजेपी तो हमेशा बलि चढ़ाने के लिए ही, समझे, दलित, बैकवर्ड, इन्हीं सबका जो है इस्तेमाल करती है, पहले भी कर चुकी है। अरे भाई 2017 में क्या हुआ था, किसके नाम पे वोट मांगा गया था, किसने मेहनत की थी और किसको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी का तो पुराना देखिए रवैया है, वो केवल इस्तेमाल करते हैं पिछड़ों का, और पिछड़े अच्छे से समझ चुके हैं, समझे, कि वो स्टूल पे बिठा देते हैं पिछड़ों को, समझे। अब पिछड़ा कोई स्टूल पे बैठेगा नहीं, समझे, वो क्योंकि उसे मालूम है कि मेरा जो है कमान वहीं से चलना है, तो इनके यहाँ स्वतंत्र रूप से कोई भी काम कर नहीं सकता है, जो ऊपर से वो आएगा काम उसको वही करना है। तो पिछड़ों की कब तक बलि देते रहोगे, कब तक दलितों की बलि देते रहोगे, उनके नाम पे वोट इकट्ठा करोगे और सरकार जो है जब बनाओगे तो मुख्यमंत्री कहीं और से ले आओगे, ऐसे चेहरे को लाके उसके सामने खड़ा कर दोगे। एक हमारे आज जो जिन्होंने संगठन खड़ा करा उत्तर प्रदेश में और बम्पर बहुमत को लेके आए थे, आज वो कहाँ है, बेचारे स्टूल लायक रह गए हैं। केवल तो बीजेपी का काम है केवल इस्तेमाल करना, और फिर इस्तेमाल ही करेंगे वो, समझे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। पिछड़ों का नाम चल रहा है, कभी मौर्य समाज, कभी कुर्मी समाज, कभी लोक समाज, हमेशा बीजेपी ने इस्तेमाल करा है सारे समाजों का, और वही आगे ये चलाना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि इनका चाहे पिछड़ा हो चाहे दलित हो, कोई भी अध्यक्ष आ जाए उसको अच्छे से मालूम है कि हमें जो है इंडिया गठबंधन के साथ रहना है, समझे, क्योंकि वो अपनी बात तक नहीं कह पा रहा है। आज पिछड़ा समाज, दलित समाज, वो अपनी बात तक घुट घुट के, देखिए कितने सारे विधायक हैं जो आए दिन कहते रहते हैं कि मेरे साथ ये अन्याय हो गया, मेरे साथ ये, तो अच्छे से समझ चुका है पिछड़ा दलित समाज, समझे, जो इस प्रदेश का जो है दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब समझ चुके हैं कि बीजेपी में इस्तेमाल होने के अलावा कोई काम नहीं है, इसलिए ये किसी को बना दे, उत्तर प्रदेश में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान रखा है कि अब बदलाव उत्तर प्रदेश में उसको चाहिए। जिस तरीके से बुलडोजर आज चल रहा है पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर, तो अब बिल्कुल भी बहकावे में उत्तर प्रदेश की जनता आने वाली कतई नहीं है, समझे। कांग्रेस कैसे अपनी जमीन मजबूत करेगी? राजेंद्र सागर जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इतने वर्षों से जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश से बाहर है, वो कांग्रेस कैसे खुद को एस्टैब्लिश करेगी? देखिए पूरे प्रदेश के अंदर माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में संगठन सृजन जो कार्यक्रम हुआ है और माननीय अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में निर्देश अनुसार जो संगठन बनाया है, उसका असर आपको 2027 के चुनाव में पूरी तरीके से दिखेगा, समझे। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा और सरकार भी बनाएगा, समझे। तो आज कांग्रेस के पास मजबूत संगठन है। अगर मजबूत संगठन नहीं होता तो हम लोग मिलकर जो चुनाव लड़े थे 43 सीटें उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की नहीं जीते होते, क्योंकि ये संगठन का ही परिणाम था जो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन 43 सीटें लेके आया, समझे। ये संगठन सृजन अजय राय जी और माननीय अखिलेश यादव जी और अविनाश पांडे जी सब लोगों के मिलकर जो संगठन तैयार किया गया है, उसका ही
परिणाम था कि उत्तर प्रदेश में 43 सीटें जीते। और अब चलिए हम ठीक है राजेंद्र जी यानी इसका मतलब है आपको याद है उत्तर प्रदेश में आपके आखिरी मुख्यमंत्री कौन थे आपकी पार्टी से? और नहीं, कब थे? देखिए ये अब ये तो इनको भी नहीं पता होगा कि ये कितनी साल बाद जो है उत्तर प्रदेश में आए थे या सेंट्रल में आए थे। ये भी 2 सीटों वाले हैं। नहीं तो एक मिनट ऐसा तो नहीं है राजेंद्र जी कि उत्तर प्रदेश में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं थी। मेरा सवाल है, आपको याद है उत्तर प्रदेश में आपके आखिरी मुख्यमंत्री कौन थे और कब थे? अरे अपूर्वा जी, 89 तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रही सर है। आप संगठन की बात कर रहे हैं, आप संगठन की बात कर रहे हैं। 89 के बाद आपका कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन नहीं पाया है। आप 89 से क्या संगठन नहीं बना पा रहे हैं? देखिए 89 से सर एक मिनट सर, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नारायण दत्त तिवारी सर, नारायण दत्त तिवारी, अगर आपको नाम ना याद हो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए था, आपको याद होना चाहिए था। नारायण दत्त तिवारी आपके आखिरी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से। उसके बाद से क्या आप संगठन बना ही नहीं पाए? इतनी कैसे कमजोर हो गई सर कांग्रेस? जिस कांग्रेस ने 150 साल पुरानी पार्टी है सर, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, वो अपना संगठन ही नहीं बना पा रही है उत्तर प्रदेश में। फिर आप इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं। फिर आप हारेंगे तो आप ईवीएम पे दोष मढ़ेंगे, फिर आप हारेंगे तो आप वोट चोरी का मुद्दा उठाएंगे। सर संगठन को मजबूत करना है तो उसके लिए तो सर फिर हम तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा ना सर आपको। हम तो सिर्फ बोलने से तो नहीं हो जाएगा। रैली करने जा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि वोट चोरी जिस तरीके से हो फिर रही वही है चीज, उसका जवाब फिर वही चीज आप राजेंद्र देखिए ना, सागर जी, संसद राजेंद्र का जी कितना इससे समय बाहर और निकलिए। कितना पब्लिक का टैक्स का पैसा बर्बाद किया है इस सरकार ने संसद में। एक भी अरे तो जो फिर है आप पब्लिक से क्यों जुड़े हुए वॉकआउट कर मुद्दे गए? का आपकी पार्टी क्यों वॉकआउट कर गई? जब मुद्दे पर चर्चा होने लगी अपूर्वा तो जी, फिर आपके जो आपके खुद मंत्री ही वॉकआउट चोर कर हो, गए। दूसरों पर लांछन लगाने का कार्य कर रहे हैं। संसद जो है, चलिए ठीक है, अब रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए। अब आप अपना जवाब दीजिएगा, दूसरी बारी में जवाब दीजिएगा। अविनाश शर्मा जी, जो पार्टी 89 से उत्तर प्रदेश में वापसी नहीं कर पाई है, इतने वर्षों तक क्या उन्होंने अपना संगठन नहीं बनाया है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हो जाने के बाद अगर कोई ऐसा चेहरा बन जाता है, चूंकि हम जिन नामों पर चर्चा कर रहे हैं हम उस पर फाइनल, मैं ये नहीं कह रही कि ये फाइनल है, कोई भी हो सकता है, कैसे कांग्रेस खुद को यहां स्टैब्लिश कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? ये बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के सामने। मुझे नहीं लग रहा कांग्रेस इस चीज को चैलेंज के तौर पर ले भी रही है। देखिए अपूर्वा जी, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस का जो आला कमान जो दिल्ली में बैठा हुआ है, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी और इनके जो भी इंडी गठबंधन के जो घटक दल के लोग हैं, जो कांग्रेस का, मैं पर्सनल कांग्रेस की बात करता हूं, जब ये 89 के बाद नारायण दत्त तिवारी जी के बाद अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए, ये हमेशा जनता को लटकाने भटकाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से अभी शायद कल परसों में सदन में जब अमित शाह जी ने पूरे 1.5 घंटे से ऊपर की चर्चा, जब सदन में इनकी बातों का जवाब दिया, तब ये वॉकआउट कर गए। और ये क्यों अपने संगठन को, क्योंकि इनके जो एक कौन सी बातों का जवाब दिया था? अब एक मिनट रुक जाइए राजेंद्र जी, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा, ऐसे चर्चा नहीं होगी सर, ऐसे चर्चा नहीं होगी। राजेंद्र जी अभी एक एक करके जवाब दीजिएगा। नहीं रुक जाइए राजेंद्र जी रुक जाइए। राजेंद्र जी अपनी बारी में बोलिएगा सर, आपका जो भी आर्गुमेंट होगा, आपका जो भी काउंटर होगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अभी अविनाश जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी तो जिस प्रकार से माननीय अमित शाह जी ने सारे आंकड़े देकर के और सारे तथ्यों के साथ सदन में जवाब दिया, लास्ट में जब वो इनको इनका आईना दिखाना चाहते थे तो इनको गुस्सा आया। पूरे देश की जनता ने संसद की कार्रवाई देखी है, आप वॉकआउट कर गए। क्यों? आप क्या थे और क्या से क्या हो गए? कितनी बार आजादी के बाद से कितने चुनाव में बीजेपी ने हार का सामना किया और आपने कितनी बार जीत का सेहरा बांधा? आपने सुना, पूरे देश ने सुना, सबने सुना। आप हिमाचल में जीतते हैं, आप कर्नाटक में जीतते हैं, आप तेलंगाना में जीतते हैं, आप राजस्थान के बाई इलेक्शन में जीतते हैं, आप यूपी के बाई इलेक्शनों में जीतते हैं।
तब आपको ईवीएम याद नहीं आती, वोट चोर गद्दी चोर। ये क्योंकि अब आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपकी पार्टी एक प्रकार से बिखरी हुई नजर आती है। आपका जो शीर्ष नेतृत्व माननीय श्री राहुल गांधी जी जो भी फैसला करते हैं आप उस पे करते हैं। आप ये देखिए, हार के कारणों की वजह ढूंढने के बजाय कुछ भी होता है तो जो संवैधानिक जो प्रक्रिया, जो इलेक्शन कमीशन है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स है, उस पर आप आरोप मढ़ना चालू कर देते हैं। किस देश की, आप बिहार इलेक्शन में गए, आपने कहा कि साहब ये इतने लाख वोटरों के नाम काटे गए और ये तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? पूरे देश ने देखा। अभी तो पूरे देश ने ये देखा है, अब बंगाल भी देखेगा। बंगाल में भी 57 लाख से ज्यादा वोटर जिनके अता पता ठिकाना नहीं है, क्योंकि वो आपका वोट बैंक है। आप एक वोट बैंक की राजनीति करके इस देश को सर्वोपरि रखने की बजाय अपने नेता को सर्वोपरि रखने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष चतुर्वेदी, जो एक सवाल यहाँ पर आपसे, उसके बाद अतुल जी मैं आपका रुख करूंगी, क्योंकि बारी आपकी थी, लेकिन एक सवाल यहाँ पर आशीष जी से भी बनता है। आशीष जी, बहुत सारे ओबीसी चेहरे समाजवादी पार्टी में भी हैं, जिनको लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं कि आखिर अगला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का कौन होगा। लेकिन अब अगर आपके पास इतने ओबीसी चेहरे हैं, तो क्या उन ओबीसी चेहरों में से कोई एक ऐसा चेहरा है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाने के बाद बीजेपी जिस भी ओबीसी नेता को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के लिए कोई चैलेंज है या फिर उन चेहरों का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि जब आप 2027 के चुनाव में जाएंगे तो आमतौर पे लोग यही देख रहे होते हैं कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो मैं अभी जिस सदन में जो चर्चा हो रही थी उसका जिक्र करना चाहूंगा। कुछ आंकड़े सामने आए थे उसमें कि जब नरेंद्र मोदी जी बोल रहे थे तब उस पे कितने व्यूज थे, कितने लोग सुन रहे थे। जब प्रियंका गांधी बोल रही थी तब कितने व्यूज थे, और जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तब कितने व्यूज थे। तो कहीं ना कहीं वो व्यूज, यानी जनता सुनना किसको चाह रही थी, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा जो थे वो अखिलेश यादव के, जब वो संबोधित कर रहे थे सदन को तो तब थे। तो वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उनकी जो लोकप्रियता है, उनपे जो लोगों का विश्वास है, वो आज बहुत बरकरार है। और दूसरी बात, में जो हाल में लोकसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए उसको बैकग्राउंड के तौर पे रखते हुए आपको बताऊं कि भाई उसमें हमारी सीटें भारतीय जनता पार्टी से कहीं ज्यादा हैं। तो वो भी दिखा रहा है कि जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन है उसमें विश्वास रखती है। और जैसा मैंने कहा, 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री का चुनाव है कि मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं। उसमें आज अखिलेश यादव सबसे आगे हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो बहुत इधर उधर की बातें करने, सिर्फ व्यूज के आधार पर ये कैसे डिक्लेयर किया जा सकता है कि किसे लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं या किसे लोग ज्यादा सुनना चाहेंगे? ऐसे तो फिर हम बिहार चुनाव की भी अगर हम बात करें तो वहां पर तो पीएम मोदी की रैलियों में बहुत, मतलब लाखों की संख्या में लोग आए थे। तो इससे हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं कि जीते भी तो भारतीय जनता पार्टी जीती ना, बिहार का चुनाव जीती ना, वो आपको दिखा ना वहां पे। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत डिफरेंट हो जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन चीजों को डिक्लेयर करना। एक इंडिकेशन मिल जाता है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि उसी के आधार पे वोटिंग अभी के अभी फैसला कर दीजिए। मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ कि भाई अगर अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा लोग सुनना चाह रहे थे, क्यों सुनना चाह रहे थे? इसीलिए तो सुनना चाह रहे थे ना कि उनकी लोकप्रियता आज बहुत ज्यादा हो गई है। इसीलिए तो उनको सबसे ज्यादा लोग सुनना चाह रहे थे जब लोकसभा में वो संबोधित कर रहे थे, बजाय नरेंद्र मोदी के, प्रियंका गांधी के, अमित शाह तो खैर उसमें और भी पीछे थे। तो इसीलिए दो लड़कों की जोड़ी टूटी क्या? इसीलिए क्या दो लड़कों की जोड़ी टूटी क्या? उसने बीजेपी की कमर तोड़ी ना। दो लड़कों की जोड़ी क्या इसीलिए का इस्तेमाल करें, लगाएं, थोड़ा सा आराम मिलेगा आपको, आराम मिलेगा। दो लड़कों की जोड़ी टूटी क्या? ठीक है, ट्राई करें। आपको दर्द हो रहा है, एक एक करके अपनी बारी में बोले, अपनी बारी में बोले, अच्छी चीज इस्तेमाल करिए। दो लड़कों की जोड़ी क्यों टूटी? अरे आपकी कमर टूट गई है, आपको दर्द हो रहा है, मैं कह तो रहा हूँ कि चले जाएं, सिविल हॉस्पिटल है, लोहिया हॉस्पिटल है, मेदांता भी बनवाए, सब हम ही लोगों की देन है, समाजवादी पार्टी की। लेकिन आप जाएं वहां पे इलाज कराएं, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, दो लड़कों की जोड़ी ठीक है, एक मिनट, अब रुक जाइए अविनाश जी। अतुल गहलोत जी,
अखिलेश यादव को संसद में सुनने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है तो एक इंडिकेशन मिल रहा है कि जनता किसकी तरफ जा रही है, जनता का रुझान किसकी तरफ है। अब ऐसे में अगर आप प्रदेश अध्यक्ष अपना चुनते हैं, कोई ओबीसी लीडर अगर आप अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लेते हैं, तो फिर क्या वो पीटीए को अपनी तरफ कन्वर्ट करने में वो कैपेबल होगा या नहीं होगा? किस तरह से इसे फिर अब देखा जाए, क्योंकि चैलेंज बीजेपी के लिए भी कम नहीं है उत्तर प्रदेश में। हमने लोकसभा के दौरान भी देखा था, फिर उसके बाद अब विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत मजबूत तैयारी बीजेपी को भी करने की जरूरत है। अपूर्वा जी, ऐसा कुछ नहीं होता कि सोशल मीडिया पे व्यू आ जाए तो उससे आपका वोट बैंक भर जाए और आपको जनता जनार्दन गद्दी पे बैठा दे, वो एक भ्रम की स्थिति है। मैं समझता हूँ अपूर्वा जी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर मजबूत है, मेहनती कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में हर एक पद का जो उसका जो मतदान होता है वह बड़ा लोकतांत्रिक होता है। भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है। आपने देखा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने चाय बेची, आज चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी का संगठन ही था जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आपने देखा पूर्वा जी, राष्ट्रपति हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। आपने देखा हमने दलित व्यक्ति को, रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अपूर्वा जी, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति डिसीजन नहीं करता। जैसे आप देख लो कांग्रेस में मैडम जी और उनके जो लड़के हैं वो डिसीजन करते हैं, वो किसको क्या बनाना है वो रबड़ स्टाम्प पे रहते हैं, ठीक है। उनके इर्द गिर्द ही पूरी पार्टी घूमती है। रही समाजवादी पार्टी की बात, वो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहां भी अखिलेश परिवार देखता है, यादव परिवार देखता है, और अपूर्वा जी उसके अलावा राजेंद्र जी नहीं सर, प्लीज कोई इंटरप्शन नहीं, प्लीज कोई इंटरप्शन नहीं राजेंद्र जी। सामान्य एक एक करके राजेंद्र जी एक एक करके। अरे राजेंद्र जी, राजेंद्र जी बार बार ट्रिगर क्यों हो जा रहे हैं सर, इतना ट्रिगर क्यों हो जा रहे हैं आप? चलिए अब रुक जाइए सर, अब रुक जाइए राजेंद्र जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हरियाणा में खट्टर जी को पहले राजेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए। काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने देखा उड़ीसा में चरण मांझी जी को बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ हर एक कार्यकर्ता कार्य जो करता है उसका अधिकार है, और यहाँ का एक एक कार्यकर्ता योग्य है, कर्मठ है, ईमानदार है। और कल ये नहीं पता पूर्वा जी कौन पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र अध्यक्ष बन जाए, कौन प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ कोई प्राइवेट लिमिटेड नहीं है अपूर्वा जी। यहाँ मेहनत के आधार पर लोगों को आगे बढ़ाया जाता है। ठीक है अतुल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। के एन पांडे, आपसे एक चीज यहाँ पर समझना चाहूंगी कि क्या ग्राउंड के इनपुट्स क्या कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी कार्ड के साथ अपना जो विजयी फॉर्मूला है वो सेट कर रही है, या फिर इस बार ब्राह्मण चेहरा भी बीजेपी यहाँ पर आजमाने की तैयारी में है? मिशन 2027 को जो है एक तरीके से पता करने के लिए भाजपा जो है, जो सपा ने पीडीए के एक तरीके से अपना गेम प्लान बनाया हुआ है, उसकी एक कार्ड के रूप में जो है वो ओबीसी चेहरे के साथ जाना चाहती है। ऐसा जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, क्योंकि चेहरे भी जो है वो चर्चित है, चाहे वो बीएल वर्मा जी रहे हों, चाहे पंकज चौधरी रहे हों, इन्हीं के आसपास घूम रहा है, या स्वतंत्र देव सिंह हो जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, या साध्वी निरंजन ज्योति रहे हो, या धर्मपाल जी हो। तो ये एक तरीके से देखा जाए जो चर्चित नाम है वो ओबीसी या बैकवर्ड से ही आ रहे हैं सब। तो कुल मिला करके देखा जाए तो ये जो पूरी चर्चा चल रही है या पूरा जो कयासबाजी चल रही है वो सिर्फ ओबीसी के आसपास ही चल रही है, क्योंकि ये ओबीसी चेहरा जो है वो एक तरीके से ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की जो अगली सरकार बनने वाली है या रिपीट होने वाली है, या उसमें एक महती भूमिका जो है उत्तर प्रदेश का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो निभाने की कोशिश करेगा। और जो एक तरीके से उसके तरीके से एक देखा जाए तो जो प्रदेश अध्यक्ष बनेगा वो डाइवर्ट करवाने की कोशिश करेगा मतों को। एक तरीके से जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, एक तरीके से उनको काट निकालने की
की कोशिश की जा रही है। तो अब देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी के साथ हमेशा सरप्राइजिंग एलिमेंट जुड़ा रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाने की बात रही हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात रही हो। कयासों का दौर अलग है, लेकिन जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है वो चौंकाने वाला भी हो सकता है। हो सकता है जिन नामों की चर्चा चल रही है वो किनारे हो जाएं, और जिन नामों की चर्चा अभी नहीं हो रही उसमें से कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट जो है वो आ सकता है। हालांकि हमेशा से ऐसा होता है। अब देखने वाली बात है कि अब तो मुश्किल से 48 घंटे बचे हुए हैं। कल जो है नामांकन की प्रक्रिया होगी 1 से 3 बजे के बीच में, और 14 तारीख को जो एक तरीके से मतदान होगा या उस दिन जो भी प्रक्रिया की जाएगी उसी दिन पूरी तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की एक नई कमान मिलने वाली है भाजपा को। अब वो कमान किसके हाथों में जाती है तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अभी तक का जो दौर चल रहा, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो बैकवर्ड चेहरे पर ही लगाए जा रहे हैं। जी अपूर्वा। ठीक है, बिल्कुल किरण पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन अविनाश जी, एक चीज यहाँ पर देखिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि सपा और खासकर अखिलेश यादव लगातार सीएम योगी पर स्वजातियों के नाम को लेकर वो निशाना साधते रहते हैं। तो वैसे में क्या ये पूरी संभावना है कि अगला अध्यक्ष गैर ठाकुर और गैर अगड़ा होगा? देखिए, जिस प्रकार से जातियों में बांटने का जो काम किया है समाजवादी पार्टी और उनके जो इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस पार्टी है, इन्होंने जातिगत जनगणना का ये इन्होंने पुरजोर समर्थन किया। पहली बात जाति, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं कि हिंदुस्तान में जातियों में बांटने की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेजों की रही है शुरू से, जब से कांग्रेस बनी है। और कांग्रेस के तो संस्थापक की अंग्रेज रहे। तो जातियों में हम ये मानते हैं कि जो भी है, चाहे वो दलित है, चाहे वो पिछड़ा है, चाहे वो अगड़ा है, चाहे वो स्वर्ण है, चाहे वो कोई भी हो, वो एक मनुष्य है, एक भारत का नागरिक है। जिस प्रकार से SIR होती है तो ये विरोध पे आ जाते हैं, जिस प्रकार से जातियों की बात होती है, जातिगत जनगणना के लिए ये पुरजोर वो करते हैं। आप क्या हिंदुस्तान को दोबारा बांटने का प्रयास कर रहे हैं? जिस प्रकार से कल परसों माननीय गृह मंत्री जी का भी वक्तव्य सुन रहा था कि ये देश 1947 में जातिगत आधार पर एक बार बांटा जा चुका है। और उन्होंने ये तक कहा था कि जिस प्रकार से अब हम नहीं चाहते कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जातिगत उसमें इस देश के भी 2 टुकड़े हो जाए। तो ये लोग अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए, अपने सत्ता सुख के लिए, अपने सत्ता के लिए, आप मुझे एक बात बताइए अपूर्वा जी, और आपके माध्यम से मैं देश की जनता को भी ये पूछना भी चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इतने चुनाव हारी, ये तो बल्कि 1/4 चुनाव जीते हैं इस देश में। अगर 1% चुनाव हुआ है जिसमें से 1/4 चुनाव जीते हैं, 3/4 पे कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है ये काबिज होते आए पिछले 60-65 सालों में। इन 60-65 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इनको हार का सामना करना पड़ा? आज ये सिमट करके रह गए और 2 सीटों से ऊपर भारतीय जनता पार्टी आ गई। ये देश की जनता भी जानती है, और मैं देश की जनता से भी पूछना चाहूंगा आपके माध्यम से कि ऐसा क्या हुआ कि जो आप 3/4 पे चला करते थे आज आप 1/4 पे भी नहीं है? ऐसा क्या हुआ? तो आत्ममंथन करें। मैं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों को भी यही कहना चाहूंगा जो अभी थोड़ी देर पहले मुझे अस्पताल में इलाज कराने की बात कर रहे थे। अरे आपको ये पता होना चाहिए आशीष चतुर्वेदी जी, आज देश में सबसे ज्यादा IIT, IIM, एम्स खोलने का काम किया तो वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया। चलिए ठीक है राजेंद्र सागर जी, चलिए ठीक है राजेंद्र सागर जी, कांग्रेस आखिर ये कब एक्सेप्ट करेगी कि बीजेपी की जो कैडर बेस्ड राजनीति है उसके सामने जो आपकी संगठन क्षमता है सर वो भी कम तो नहीं कहूंगी, ये कहूंगी कि खत्म हो चुकी है, उसे मजबूत करने की अभी जरूरत है। और खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो फिर तो अभी तो डगर बहुत मुश्किल लग रही है। आप पूर्वा जी ये कहां से आप लेके आते हैं छाट के जो वाट्सएप यूनिवर्सिटी में दिन रात ज्ञान जो पिलता है वही यहाँ आके जो पिलते हैं ये। एक मिनट नहीं राजेंद्र सागर जी, ठीक है अब देखिए अब नहीं एक मिनट समझे आप राजेंद्र सागर जी, आपके भी बहुत सारे लीडर हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ही यहाँ पर झाड़ते हैं। आपके भी बहुत सारे लीडर हैं, आपके भी बहुत सारे लीडर हैं सर जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ही झाड़ते हैं। आप मुझे सुन लीजिए, नहीं तो प्लीज आप इस तरह का कमेंट आप नहीं कर सकते हैं सर, किसी भी हमारे आप गेस्ट को लेकर इस तरह का कमेंट नहीं कर सकते। ये यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, समझे?
अभी आपने देखा होगा नहीं, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए अविनाश जी, एक मिनट रुक जाइए। वहाँ नहीं, सूक्ष्मदर्शी में नहीं। देखा गया तब भी वहाँ कुछ नहीं मिला था, खाली जगह पड़ी हुई थी जहाँ जो है महाविद्यालय एम्स और दुनिया भर की चीजों की जो बात हो रही थी, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, समझे। और जहाँ आपकी पार्टी में इतना मजबूत संगठन है तो फिर आप वापसी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपका संगठन इतना मजबूत है, अगर आप सेक्युलर पार्टी के तौर पर खुद को स्टैब्लिश कर रहे हैं तो आप अभी तक उत्तर प्रदेश में वापसी क्यों नहीं कर पाए? कब तक इंडी गठबंधन करते रहेंगे और समाजवादी पार्टी के पिछलग्गू बने रहेंगे राजेंद्र जी? जैसे अभी सुन रहे थे, मुझे भी सुन लीजिए। मैं सुनूंगी सर, मैं बिल्कुल सुनूंगी, मैं इसीलिए यहाँ बैठी हूँ, लेकिन आप इस तरह से कॉमेंट नहीं कर सकते सर राजेंद्र जी, आप इस तरह से कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये कमेंट कर रहे थे तो आप नहीं, उन्होंने ऐसा कोई कमेंट नहीं किया। अगर वो करते तो मैं उनको भी रोकती, अगर वो ऐसा कोई कमेंट करते तो मैं उनको भी रोकती सर, लेकिन आप इस तरह का कमेंट नहीं कर सकते किसी भी मेहमान को लेके। नहीं प्लीज, इसके लिए मैं आपको सर परमिशन नहीं दे सकती। आप विषय पर अपनी बात रखिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। आप तो सुनना ही नहीं है। आप सवाल मैंने आपसे पूछा, आप उसका जवाब दीजिए। मैं वही बता रहा हूं, आप सुनना कहां चाह रहे हैं। आज स्थिति यह है, जो अंग्रेजों से लड़े थे, जिन्होंने देश को आजाद कराया, वो आज देश विरोधी हो गए, और जो अंग्रेजों के पैरों में पड़े थे, माफी मांग मांग के पेंशन खा रहे थे, आज वो शूरवीर हो गए, समझे। अरे ये वही लोग हैं, इनका कोई इतिहास तो है नहीं। आज ये संसद में भी इतिहास बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, मैं तो इनके राजनाथ सिंह जी को बहुत परिपक्व और बहुत ज्ञानी नेता समझता था, वो भी आज उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, समझे। वो भी आज उसी तरीके की बातें कर रहे हैं। आपकी कृपा से नहीं है। रुक जाइए अविनाश जी, एक मिनट अविनाश जी, एक मिनट रुक जाइए, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, राजेंद्र जी की। ठीक है, बात कंप्लीट हो जाने दीजिए राजेंद्र जी की। एक मिनट सर, राजेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। राजेंद्र जी, आपकी कृपा से नहीं मिली है, 140 करोड़ लोगों ने बिठाया। अरे बोलिए, वोट छोड़, गद्दी छोड़, बोलिए। पूरा 40 करोड़ आप 140 करोड़ जनता। अरे कब तक ये नारा लगाते रहेंगे राजेंद्र जी, कब तक ये नारा लगाते रहेंगे? सर कुछ नया लाइए सर, अब कुछ नया लाइए, चलिए ठीक है, आवाज डाउन करिए सबकी, आवाज डाउन करिए। इस तरह से नहीं सर, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी, आवाज डाउन करिए सबकी, आवाज डाउन करिए। राजेंद्र सागर जी, बार बार ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाला जो ये राग अलाप रहे हैं आप, ये भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही चोरी करके लाए सर। बिहार में चुनाव था, हरियाणा के विधानसभा चुनाव का आपके मुखिया वहां पे पूरा पीपीटी बना रहे थे, कुछ हासिल नहीं हुआ उससे भी। क्या करना चाह रहे हैं? वोट चोर गद्दी छोड़ करके क्या करना चाह रहे हैं? क्या हासिल कर लिया बिहार में आपने? क्या हासिल कर लिया? अच्छी खासी जो आरजेडी उभर रही थी उसकी भी तो लुटिया डुबा दी सर आप लोगों ने, हैं? 25 सीट पर आ गई, खुद 61 सीट पर लड़ रहे थे, 6 पर आ गए। इतना बड़ा लॉस कर लिया आप लोगों ने अपना खुद का। राहुल गांधी जी को यह नहीं पता है कि बिहार में उनके कितने विधायक जीते हैं। प्लीज सर, ये वोट चोर गद्दी छोड़ से थोड़ा बाहर आके अपने संगठन पर भी देखिए, सेल्फ एनालिसिस भी करिए कि कहां गलती हो रही है, क्यों बीजेपी जीतती जा रही है। ऐसा नहीं कि 2014 में अगर बीजेपी जीती तो उस वक्त भी वोट चोरी हुई थी, उस वक्त तो आपकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 2010 में जब एनडीए की सरकार जीती बिहार में, उस वक्त कौन था केंद्र पे? आप ही तो थे सर। फिर कैसे हो गई वोट चोरी? सर फैक्ट और फैक्चुअल पर बात किया करिए। बार बार ये वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा लेकर आप आ जा रहे हैं ना, ये भी पुराना हो गया, जनता समझ चुकी है इस चीज को भी। अतुल गहलोत जी, अब रुक जाइए, नहीं अब रुक जाइए राजेंद्र जी, नहीं सर प्लीज अब रुक जाइए। जो इटली देश से प्रेम करने वाले ठीक है, अभी हम प्रदेश अध्यक्ष पर हैं सर, प्रदेश अध्यक्ष के विषय पर हम चर्चा करते हैं ना, प्रदेश अध्यक्ष के विषय पर चर्चा करते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं जिन्होंने सर आप मुद्दे पर बोल नहीं रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर मैं सवाल कर रही हूँ, आप वोट चोर गद्दी छोड़ पे चले जा रहे हैं। तो आप बोलिए सर, मुद्दे पर बोलिए, फैक्ट के साथ बोलिए, जो मेरा सवाल है उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, 1 मिनट अतुल जी, 1 मिनट रुक जाइए, राजेंद्र जी 1 मिनट है सर आपके पास, 1 मिनट है आपके पास, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट लूंगी सभी मेहमानों से। बात रखिए अपनी। हाँ, अरे 4 प्रवक्ताओं से मैं कैसे, आप 4 इकट्ठे होकर बोल रहे हैं? कोई नहीं बोल रहा है अभी, कोई नहीं बोल रहा है, सिर्फ आपकी आवाज जारी है, आप बोलिए। अब जब 4 लोग बोलेंगे, 4 लोगों की, अरे अभी तो बोलिए सर, अभी कोई नहीं बोल रहा है, अभी तो बोलिए, समझे? अभी बोलिए।
कोई नहीं बोल रहा है। देखिए जिस तरीके से आज देश की हालत कर रखी है, उत्तर प्रदेश के अंदर जितना भी इंडेक्स आया आज सब वापस लेने के जा रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश में काम करने के लिए तैयार नहीं है आज की डेट में। आज जिस तरीके से इस प्रदेश के अंदर व्यापार को उजाड़ा जा रहा है, शिक्षा को उजाड़ा जा रहा है, स्वास्थ्य को उजाड़ा जा रहा है, समझे? आपने कितने बेसिक स्कूल बंद करा दिए गांव देहात के, जहां शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है। आपने कितने स्वास्थ्य केंद्र इस वजह से कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है, लेकिन इस वजह से कांग्रेस वापसी नहीं कर पा रही है 89 के बाद से। बीजेपी गलत पे गलत काम किए जा रही है और वापसी आपकी नहीं हो रही है। ये कैसा फैक्ट दे रहे हैं सर आप? गलत बीजेपी कर रही है, वापस आप नहीं आ पा रहे हैं। सकता है आप कब तक धर्म की राजनीति करेंगे? हाँ, उसका डी एंड होने वाला है। सबको आज आभास हो चुका है कि ये धर्म के नाम पे डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। आज जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। चलिए सर, अब धर्म के नाम पर आप कितने सेक्युलर हैं और किस जज के लिए आपकी पूरी पार्टी महाभियोग प्रस्ताव लेकर आ गई थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगी। चलिए ठीक है, अब रुक जाइए राजेंद्र सागर जी, अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए, अब रुक जाइए सर, रुक जाइए, ठीक है। बीजेपी आज इस देश में वही काम कर रही है। अरे जातियों में आपने बांट के क्षेत्रीय दल बना दिए। चलिए ठीक है, अब रुक जाइए राजेंद्र सागर जी, अब रुक जाइए सर। क्लोजिंग कमेंट अतुल गहलोत जी, आखिर कमान किसके हाथ जाएगी ये तो हमें 14 तारीख को पता चलेगा, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति बीजेपी की रहने वाली है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 26 में पंचायत चुनाव है, 27 में विधानसभा चुनाव है। उसके लिए जो समीकरण है वो सेट करना और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव उस हिसाब से करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव किया जा रहा है जब बहुत समय से इसकी मांग हो रही थी। बहुत सारे सवाल भी उठ रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। सर क्लोजिंग कमेंट के साथ जवाब दीजिएगा। पूर्वा जी, जैसा कि आप सभी को विदित है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय हम लोग चुनाव के मूड में रहने वाली पार्टी के लोग हैं, और रहा जो भी नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी का हमारा एक एक बूथ का कार्यकर्ता मजबूत है, पन्ना प्रमुख मजबूत है। हमारा जो संगठन है वह सबसे विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। पूर्वा जी 15 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में। अरे रुक जाइए राजेंद्र आपको बताना चाहता हूँ, जो ये कांग्रेस के लोग ना जो सुनना नहीं चाहते, इसकी इन्हीं आदतों के कारण ठीक है अतुल गहलोत जी, ये पता नहीं किस तरह से मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, रुक जाइए सर, रुक जाइए। अरे आप लोगों ने एक मिनट रुक जाइए। इंडिया से चोरी कर करके आवाज डाउन करिए। नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी सर। क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ मैं, आवाज डाउन करिए। अभी सिर्फ मेजर आशीष चतुर्वेदी जी से मेरा सवाल है सर। क्लोजिंग कमेंट अभी मेरा मेजर आशीष चतुर्वेदी जी से है। राजेंद्र जी कम से कम उनको तो बोल लेने दीजिए, आशीष चतुर्वेदी जी को बोल लेने दीजिए, आपकी इंडी गठबंधन के ही हैं, उनको बोल लेने दीजिए कम से कम। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, धीरे धीरे अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी ने ओबीसी, ब्राह्मण, दलित हर मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पीडीए के लिए क्या कोई परेशानी, कोई चैलेंज आप देख रहे हैं 27 के लिए या 26 के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव भी है, काफी जटिल होता है? आशीष चतुर्वेदी जी। जी बिल्कुल भी नहीं, उसके कारण है। आप देखिए कि अभी बात हो रही थी बांटने की, भारतीय जनता पार्टी खुद बटी हुई है। आप देखिए कि उसके दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, जब अभी दीपोत्सव होता है अयोध्या में, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भी नहीं दिया गया और उनके दोनों के फोटो किसी भी बैनर पे, पोस्टर पे, होर्डिंग पे नहीं थी। तो ये प्रत्यक्ष रूप से जो आपसी फूट है भारतीय जनता पार्टी की, वो प्रत्यक्ष रूप से अब सामने आ रही है। और जो अभी हमारे मित्र एक विकास की बात कर रहे थे, मोदी जी ने 7 एयरपोर्टों का उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश में। आपकी जानकारी के लिए 6 एयरपोर्ट उसमें से बंद हो चुके हैं और ऐसे ही बाकी और उद्घाटन है और वो बंद हो रहे हैं। पता कर लीजिएगा, फिर डिबेट पे ठीक है आशीष जी, यानी पीडीए के लिए कोई चैलेंज नहीं है, कोई खतरा नहीं है, पीडीए बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रही है। अविनाश शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट के साथ सर जवाब दीजिएगा, क्योंकि यूपी बीजेपी के नेतृत्व में जो परिवर्तन है वो क्राइसिस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस की निशानी यहाँ पर इस हिसाब से देखा जा रहा है कि वो कोई क्राइसिस नहीं है अगर इतने लंबे वक्त के बाद अगर वो अपना प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं, नया नाम घोषित कर रहे हैं। देखिए अपूर्वा जी, बिल्कुल क्लोजिंग कमेंट के साथ ही मैं अपना वक्तव्य भी कंप्लीट करूंगा। बस मैं इतना सा जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में चाहे चुनाव लेट हुए हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष लेट मिला है,
लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा, निश्चित तौर पर उसके नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव, आगामी पंचायत चुनाव जो लड़े जाएंगे, वो बिल्कुल निश्चित तौर पर विकास और जीत की ओर अग्रसर होगा। जिस प्रकार से 89 के बाद नारायण दत्त तिवारी जी के बाद कांग्रेस सत्ता में रिपीट नहीं हो पाई, आपके जो आशीष चतुर्वेदी जी की पार्टी समाजवादी पार्टी, वो रिपीट नहीं हो पा रही पिछले 10 सालों से, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता ने इस पे मोहर लगाई है। और ये लोग तो सिर्फ इनके पास एक ही बात ठीक है अविनाश जी, क्योंकि देखिए वक्त की कमी है, फटाफट एक क्लोजिंग कमेंट राजेंद्र सागर जी से मैं लेना चाहूंगी। सर विद इन 30 सेकंड आप अपना क्लोजिंग कमेंट दीजिए इस पूरे विषय को लेकर। कब कांग्रेस स्टैब्लिश हो पाएगी, क्योंकि अब तो बीजेपी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष भी चुनने जा रही है, मुश्किल हो सकता है कांग्रेस के लिए हो जाए। राजेंद्र सागर जी देखिए, जो पार्टी ईडी सीबीआई से डरा के और आधी पार्टी कांग्रेस चुरा के अपना संगठन बता रही है विश्व में सबसे बड़ा, तो मुझे हंसी आती है कभी कभी। अरे आधे नेता तो उसमें कांग्रेस के घुसे हुए हैं, कांग्रेस के नेताओं को चलिए आप ठीक है राजेंद्र सागर जी, सवाल मेरा क्या था, आप किस विषय पर जा रहे हैं, आप किस विषय पर जवाब दे रहे हैं। चलिए ठीक है, चूंकि देखिए वक्त की भी कमी है राजेंद्र सागर जी, तो मैं बहुत माफी के साथ आपको बीच में रोक रही हूँ, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अतुल गहलोत जी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी, राजेंद्र सागर, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी और हमारे सहयोगी KN पांडे। तो देखिए ये तो तय है कि बीजेपी में जो नेता प्रदेश अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है और इतने लंबे वक्त के बाद अगर हो रहा है, तो वो क्राइसिस नहीं है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की निशानी के तौर पर भी उसे देखा जा रहा है। किसके नाम की घोषणा होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी की जो प्लानिंग है, जो प्लॉटिंग है, वो इस हिसाब से है कि 26 के चुनाव, 27 के चुनाव में भी जो समीकरण है वो बिल्कुल सटीक बैठे, कहीं ना कहीं किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को उससे कोई परेशानी न हो। ये भी एक बीजेपी अपना एक लक्ष्य लेकर चल रही है। तो फिलहाल मेरे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।